सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स यानी फिनफ्लुएंसर्स इनकी खूब भरमार है, जो योग्य ना होने पर भी निवेश की सलाह देते फिरते हैं। जबकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए पॉन्जी एप्स के जरिए निवेशकों के पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। ज्यादातर पॉन्जी एप्स ऐसे एप्स होते हैं जिसमें कम पैसे लगाकर ज्यादा कमाई का झूठा ऑफर दिया जाता है, और ऐसी एप्स बनाने वाली कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स की मदद से अपने स्कीम्स के बारे में लोगों को सलाह देने के लिए पैसे देती हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपसे कहता है कि मैंने भी इस ऐप के जरिए पैसे लगाए और मेरे पैसे डबल हो गए, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। कई निवेशक इनके जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं, और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को सलाह दी है कि इन पॉन्जी ऐप से दूर रहें और सोच समझकर निवेश करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश में पॉन्जी ऐप्स का चलन तेजी से बढ़ा है। जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की सलाह मानते हैं, अक्सर उनके पैसे डूबने का खतरा मंडराता है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे फ्रॉड पर और ऐसे फ्रॉड एप्स पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही है। लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 10 में से 7 ऐसे लोग होते हैं जो बेतुकी सलाह देते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने निवेशकों को चेतावनी भी दी है और कहा कि अगर आपको कोई भी सलाह दे रहा है तो उसे आप 2 बार चेक जरूर कर लें। किसी की सलाह यहाँ पे बहकावे में आकर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। आप समझ लीजिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते कौन हैं। दरअसल ये ऐसे लोग हैं जिनको आप दिन भर देखते भी रहते होंगे सोशल मीडिया पर। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, वेबसाइट्स के जरिए लोगों को निवेश की सलाह देते हैं और लोगों को पैसे कमाने का जुगाड़ बताते हैं। और ऐसी सलाह कहां आपको मिलती है? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब, ट्विटर ऐसे ऐप्स के जरिए भी दी जाती है। तो कैसे बचे ऐसे पॉन्जी ऐप्स के मकड़जाल से, इस पर आज करना है खास चर्चा जरूरी। और हमारे साथ बेहद ही जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ठगी के नए नए तरीके, आज से हम कुछ 10, 15, 20 साल पहले अगर देखें तब बड़े बड़े पॉन्जी स्कैम्स हुए जो अब तक याद किए जाते हैं। चाहे फिर वो स्पीक एशिया का स्कैम हो, चिट फंड स्कैम हो जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, बैंकिंग के बड़े बड़े फ्रॉड हुए सर, और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम्स होते हैं, फिशिंग स्कैम्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के स्कैम होते हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग इतने बड़े जो जिसमें हजारों करोड़ों लोगों के पैसे डूब गए, हजारों करोड़ पैसे डूब गए लोगों के, जो हजारों की संख्या में लोग थे, वो अब तक सीखे नहीं हैं। सर, सबसे पहले आपके इतने बड़े अनुभव से क्या वजह होती है कि लोग ऐसे तरीके के पॉन्जी स्कैम्स में या ऐसी तरीके की जो स्कीम्स होती हैं जो बताती है कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, उसमें फंस जाते हैं? तो 2 ही वजह हो सकती है, एक लालच और दूसरा अज्ञान, और शायद दोनों साथ में हो। और लालच होता है वो ज्ञान के भी ऊपर हावी हो जाता है। तो लोगों को ज्ञान भी होता है तो भी लालच उनकी आंखें बंद कर देती हैं। तो सबसे मेजर जो कारण है वो है लालच, ग्रीड। और जैसा आपने एकदम सही कहा कि ये कोई नई चीजें नहीं है, पहले भी होती थी, सिर्फ तरीका नया है। और अब चूंकि ये जो सोशल मीडिया है वो इतना ज्यादा इसका अनुभव हमारे, इसका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो हम पर डे टू डे लाइफ पर इतना ज्यादा है। और उस वजह से इसका फैल जो जाता है, पहले अगर कोई ये गलत चीज करता था तो उसके पास सिर्फ थोड़ी से ऑप्शंस थे, वो थोड़े ही लोगों को रीच कर पाता था। अब जो है वो ज्यादा लोगों को रीच कर पाता है, और इसके वजह से इसका इम्पैक्ट ज्यादा हार्मफुल हो रहा है। लोगों के पास पैसे भी पहले से ज्यादा है,
तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, बट जो बुनियादी कारण है वो है लालच। सर, लालच और अज्ञानता, ये आपने दो बड़े कारण बताए ऐसे स्कीम्स में फंसने के। और आपने ये भी सही बोला कि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन गया है इन लोगों के लिए। सर, कई तो फिनफ्लुएंसर जो होते हैं वो बताते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताते हैं और कहते हैं कि मैंने भी इस जगह पर निवेश किया था, इस ऐप को अपनाइए और रातों रात अमीर बन जाइए। और कई ऐसे फेसलेस लोग होते हैं, अननेम्ड लोग होते हैं जो कि ठगी करते हैं। और क्योंकि डर नहीं है कि सोशल मीडिया पर कौन पकड़ लेगा, रेगुलेशन सोशल मीडिया का इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आसानी से ये सब काम कर पाते हैं। और नया तरीका, पहले तो पॉन्जी स्कीम हुआ करता था, जैसा आपने भी बोला सर कि अब तरीके नए आ गए हैं। अब बिटकॉइन के जरिए लोगों को ठगने का नया काम जारी है। और हमें यह भी मालूम है कि रातों रात बिटकॉइन में पैसे कमाने के चक्कर में लोग कैसे दिवालिया हो गए। बड़े बड़े जो फ्रॉड्स हैं या बड़े बड़े जो बिटकॉइन में डूबने का काम है, उसके उसके चाहे वो टेरा लूना हो, चाहे एफटीएक्स हो गए, वो बड़े फेल्ड उदाहरण हमारे सामने हैं। एक बहुत अपना ही उदाहरण सर मैं दूं, और शायद हो सकता है आपके आसपास भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। यहाँ तक कि जो जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं सर, जो कि सेबी रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास डिग्री है फाइनेंशियल प्लानिंग की, सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स क्लोन करके लोगों से डायरेक्ट चैट में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए सर कहा जा रहा है। आपकी भी समझ में ये सब चल रहा है, तो कैसे बचा जा सकता है? अगर इतने डीप लेवल तक ये ठगी चल रही है तो इसको रोकना इतना आसान है? यार, आसान तो पहले भी नहीं था, अब और भी ज्यादा मुश्किल है। और कई तरीके के हैं इसमें। तो अगर हम आउटराइट फ्रॉड को भी एक बार निकाल दें, ये जो आपने सारे के सारे जो उदाहरण दिए वो तो आउटराइट फ्रॉड है। लेकिन अ, एक और जो इशू है वो ऐसा है कि जो देखने में, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आप जानते नहीं है, वो वेल नोन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, खुद होते हैं। और वो कोई ऐसे आउटराइट कोई चीज को नहीं एंडोर्स करते कि ये आप लीजिए या ये करिए, लेकिन एक ही चीज को बार बार जब आप बोलते हैं तो उससे कई लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और एक तरीके का एडवर्टीजमेंट हो गया बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो सबसे बेटर चीज यही है कि जो भी आप, कोई भी एडवाइस आपको मिलती है, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो, हमारे जैसे कोई भी हो, या जैसा आपने कहा कि किसी ने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का नाम क्लोन कर लिया, वो हो, कोई भी हो, लेकिन अगर कोई चीज आपके मन में खटकती है तो आप उसको दोबारा चेक करिए, दूसरी जगह से चेक करिए। आप जब अपने मेहनत की गाड़ी कमाई कोई चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई चीज पे खर्च कर रहे हैं, तो उसको दो बार सोच के समझ के करिए। और अगर मन में खटका होता है तो बिल्कुल लालच में आकर जल्दबाजी न करें और उसको रिकन्फर्म जरूर करें। यही शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि कोई भी चीज को एक नॉर्मल पर्सन कॉमन सेंस यूज करके और उसको दो बार रिकन्फर्म करके अगर वो कोई भी चीज करेगा तो नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कम से कम फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम्म। सर, ये एक एक्चुअली एक ये नया ही प्रोफेशन निकल गया। पहले हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आप जैसे सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर को हमेशा अपने चैनल पर बुलाते आए हैं, डेजिग्नेशन लेकर हम आपसे बातचीत करते आए हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल मैटर्स पर। अब एक नया प्रोफेशन खड़ा हो गया है फिनफ्लुएंसर्स का। ये तो सोशल मीडिया की देन है, और इनकी पॉपुलैरिटी ही जो बेसिकली इनके फॉलोअर्स ही इनकी पॉपुलैरिटी का ठप्पा है। अब मानिए किसी के मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, किसी के यूट्यूब पे लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं, लोगों को लगता है ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अब सेबी कहता है कि हम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स
पर नकेल कसने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री कह रही हैं कि लोग जो हैं, आप जो लोग हैं, हमें जनता देख रही है, आप खुद सजग हो जाएं। 10 में से 3 ही लोग शायद आपको सही सलाह दे रहे होंगे, 7 लोग तो अपना हित ढूंढ रहे हैं। सर, रेगुलेशन किस लेवल पर किया जा सकता है? सबसे पहले एक तो पॉन्जी स्कीम्स हो गई, फिर ये एक बड़ा मकड़जाल है वर्चुअल वर्ल्ड का, जिसमें लोग आनन फानन में रातों रात करोड़पति बनने की सलाह देते हैं। सेबी क्या कर सकता है, और जो सरकार है वो इस मसले पर क्या कदम उठा सकती है? इसको कई तरीके से देखने की जरूरत है। एक, ये कोई टिपिकल इंडियन इशू नहीं है, दुनिया भर में ये इशू है, और दुनिया भर में जो रेगुलेटर्स हैं वो इससे जूझ रहे हैं। तो और अब पहले जैसा नहीं रहा, चूंकि कई कदम भारत ने एकदम पहल में आगे बढ़ाए हैं। डिजिटाइजेशन में दुनिया में हम सबसे आगे हैं, और कई चीजें हमने ऐसी करी हैं, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे ये जो हमारा आधार स्टैक है, जैम ट्रिनिटी जिसे कहते हैं, तो चाहे वो हो, और जो आगे आ रहे हैं, चाहे अकाउंट एग्रीगेशन हो, जो डिजिटाइजेशन आ रही है, उसके वजह से कई चीजें हम पहली बार जूझ रहे हैं, और इसके सॉल्यूशंस भी शायद नए आएंगे। तो दो चीजें, आउटराइट फ्रॉड जहां तक सवाल उठता है पॉन्जी स्कीम्स का, तो वो उसका जो रेगुलेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा, और उसको बैंकिंग चैनल्स को मिसयूज ना हो, ये एक कोशिश करने से, उसमें बहुत बड़ी कोई पॉन्जी स्कीम हो जाए तो वो पकड़ में आ जाएगी। छोटी छोटी पॉन्जी स्कीम्स को तो खैर रोकना शायद बहुत ही मुश्किल है, बरसाती मशरूम्स की तरह हैं, वो एक को निकालेंगे तो दूसरी फैल जाती है। लेकिन बड़ा कोई ना हो जाए, बहुत ज्यादा एक फर्म में ना हो जाए, तो वो उसको रोकने के चांसेस हैं। इन्फ्लुएंसर्स बहुत डिफिकल्ट इशू है, तो इसमें रेगुलेटर्स क्या करेंगे, ये इसका कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि खुद वित्त मंत्री ने इस पर कुछ साफ शब्दों में कहा नहीं, खासतौर पर जब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बात हुई कि क्या उनको रेगुलेट करने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा। हालांकि सेबी कह चुका है ऑलरेडी कि कुछ एक रेगुलेशन इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाया जाएगा, क्योंकि सर जो देश है दुनिया के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगा है, यूके हो गया है, वो ऑलरेडी जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि सोशल मीडिया पर इस तरीके के ज्ञान बांटते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं मोस्टली, उनको क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। सर, आपके नज़र में, आपकी समझ में क्या कोई ऐसी कंट्री है जो कि इसमें कुछ हद तक सफल हुई है? तो जब आप कोई भी इलेजिटिमेट एक्टिविटी को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो उनपे तो कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो उसको बंद करने के चक्कर में जो लेजिटिमेट होते हैं, उनके ऊपर काफी नए रूल्स होते हैं, नए रेगुलेशंस होते हैं, और शायद उस समय को देखते हुए शायद वो करना पड़ता है। तो कई कंट्रीज में, जैसे मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में कई हद तक, इनफैक्ट एक इन्फ्लुएंसर को तो शायद जेल भी भेजा गया है। लेकिन ऐसा कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा। और जिस स्केल में हमारा देश है, उस स्केल में कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी देखना चाहिए आगे क्या होता है, और इसमें किस तरीके का एक्शन रेगुलेटर्स लेते हैं। सर, हर्ष सर, आपको लगता है कि ऐसे स्कीम्स में, या खासतौर पर बिटकॉइन में, क्योंकि ये काफ़ी इन थिंग है बिटकॉइन, और ज़्यादातर जो यूथ है वो इसमें ज़्यादा बिलीव करता है, आपको लगता है कि ऐसे जो स्कैम्स हैं या फ्रॉड्स हैं, खासतौर पर जो बिटकॉइन से रिलेटेड है, अ, उसमें जो यंग जनरेशन है, यूथ को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो इमेच्योर भी होते हैं अपनी थिंकिंग में, और उनको लगता है कि ये तो एक बहुत आसान तरीका हो सकता है पैसे कमाने का, और हमारी जो कंट्री है वो तो युवाओं की कंट्री है, इसलिए इतनी बड़ी स्केल पर ये और भी ज़्यादा फैलता जा रहा है, और ऐसे जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं।
सो लालच की कोई उम्र नहीं होती। तो मेरे ख्याल से डेटा नहीं अवेलेबल है ये कहने के लिए, क्योंकि आप ही ने कहा कि अ, और ये फैक्ट स्टैटिस्टिक्स है कि हमारा देश की एवरेज एज 25 या 26 या 27 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि और एक्टिव इंटरनेट पे भी ज्यादा यंग लोग ज्यादा हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जो लोग इससे अफेक्ट होंगे, जब उनका सैंपल निकाला जाएगा, उसमें यंग लोग ज्यादा होंगे। क्या वो अपने अनुपात से ज्यादा हैं, ये कहना मुश्किल है, डेटा नहीं है। लेकिन लालच का कोई उम्र नहीं है, और ये बहुत से केसेस हमको देखने में इसमें मिलते हैं। जहां तक क्रिप्टो करेंसीज का सवाल उठता, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का, कोई भी क्रिप्टो असेट का जहां तक सवाल उठता है, तो उसमें ऑलरेडी सरकार ने कई स्टेप्स ऑलरेडी लिए हैं। जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का जो इम्पैक्ट आएगा और आ रहा है, उसकी वजह से इसको रिपोर्टिंग करना जरूरी है, केवाईसी जो कंपलसरी कर दिया। तो ये दोनों चीजों की वजह से कम जो एक फॉर्मल सेक्टर इसको केटर कर रहा था, उनको इसमें केटरिंग करने में मुश्किल होगी। बट होगा ये कि ये फॉर्मल सेक्टर से निकल के इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाएगा, तो साइज शायद घट जाएगी, पता नहीं चलेगा साइज कितनी है, और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, लालच अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। बिल्कुल सर, लालच की कोई उम्र नहीं है, आपने बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर सर। लेकिन अब उन लोगों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सर, आपकी एडवाइस बहुत मायने रखती है। और जी बिजनेस पर हमेशा हमने बहुत शुरुआत से ही अलग अलग अपने खास कार्यक्रमों के जरिए लोगों को, निवेशकों को सलाह दी है, उनको आगाह करने की कोशिश की है कि ऐसे किसी भी तरीके की फ्रॉड स्कीम में ना फंसे। आप जो समझना चाहते हैं कि ऐसे किसी फ्रॉड को पहचानने का तरीका क्या है, आगाह कब हो जाना चाहिए, और क्या वाकई ऐसे मामलों में पैसों का वापस आना या अपने पैसों को रिट्रीव करना आसान है? अगर शिकायत करनी है तो कहां पर की जा सकती है, अगर मानिए ऐसे फ्रॉड में कभी पैसे आप गंवा देते हैं तो? तो अगर फ्रॉड होता है, और ये जो काफी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं कि आपने इंटरनेट पे से नंबर ढूंढ के कोई चीज ऑर्डर कर दी, उस नंबर पे वो फर्जी नंबर होता है, और उसने पैसे मांग लिए, आपने दे दिए, सोचे कि माल आएगा, फिर ऑब्वियसली वो आया नहीं, जो भी चीज आपने ऑर्डर करी थी। तो ऐसी चीजों के लिए मतलब अगर अमाउंट छोटी है, तो शायद उसको रिकवरी करने में आपको मुश्किल होगी। लेकिन अगर बड़ी अमाउंट्स है, तो उसका जो आजकल जो सिस्टम है, अगर आप सही समय पे उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो वापस मिलने के जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं अभी। मेनली बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में केवाईसी बहुत टाइटली रेगुलेट किया गया है, सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। तो पैसा चला भी जाता है, तो रिकवरी करने के चांसेस पहले के मुकाबले बेटर हैं। फिर भी जो एक साधारण एहतियात एक आदमी को, किसी को भी बरतनी चाहिए, वो अभी पहले भी जरूरी थी, अब बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिससे डील कर रहे हो, पहली बार डील कर रहे हो, तो वो अगर आपसे पैसे मांगता है, तो आप सोच समझ के उसको पैसे दीजिए। आपके पास सपोजिटली जिसको आप जानते हो, उसने पैसे मांगे आपसे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो आपको मेल क्यों भेजेगा, वो आपको एसएमएस मैसेज क्यों भेजेगा, वो फोन क्यों नहीं करेगा। अगर वो मेल भेज सकता है, एसएमएस भेज सकता है, तो फोन क्यों नहीं कर सकता। और आप उससे फोन पे बात करिए, आपके पास तो उसका नंबर है। तो मतलब फ्रॉड से बचने के लिए कॉमन सेंस के अलावा, मैं मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फ्रॉड तो कई तरीकों के आते हैं, तो यू हैव टू यूज कॉमन सेंस। तो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, जहां पर भी लगे कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल तुरंत एक्शन में आइए। और अगर आप प्रोसेस में हैं कि आप पैसे भेज रहे हैं या कहीं पर इन्वेस्ट करें, तुरंत रोक दीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई फ्रॉड नजर भी आता है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसके बारे में आप रिपोर्ट कीजिए।
साइबर सेल में कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर अगर कोई फ्रॉड है पुलिस से कर सकते हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों पर नकेल कसने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये हो सकता है। और बाकी हर्ष जी हैं जिनसे हमने एडवाइस ली, सलाह ली कि ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। सर बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।